दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकस चैनल। दोस्तों रात के एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं और मध्य रात्रि में इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या 110 के आसपास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे केवीएस, एनवीएस और जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है उसके लिए ये बहुत उपयोगी प्रश्न है। चूंकि मैंने पहले कहा था कि मैं यूट्यूब के रिदम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा रिकॉर्ड करने के जस्ट बाद। तो जिस भी छात्र को जब भी मिले वह तभी इस वीडियो को देख लेगा। मेरा मानना है कि अगर 10-5 प्रश्न का फायदा मिल जाए जो परीक्षा आगामी होने वाली है उसके लिए, तो मेरे लिए इतना बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेहतर रहेगा। तो अभी सीधे हम पढ़ते हैं और बहुत तेजी से करंट अफेयर्स के इन प्रश्नों को दोहराएंगे। हालांकि मेरा नेचर नहीं है कि केवल प्रश्न उत्तर बताना, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे बहुत कम समय में ये 100 प्रश्न आपको दोहरवा देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा है कि आप ही हमारे ध्वजवाहक हैं, तो एग्जाम कांकर्स की इस पताका को जहां तक फहरा सकते हैं वहां तक फहराने का प्रयास करिए। आप हमारा सहयोग करिए और इस वीडियो को अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है वो यहाँ से आ सकते हैं। और पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर्स है, निचोड़ है। तो प्रयास किया गया है कि ज्यादा प्रश्न यहाँ से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल है। देखिए पहला ही प्रश्न है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यह किताब किसकी आत्मकथा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिखर धवन। ठीक है ना, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जिसकी आत्मकथा है वह है शिखर धवन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, जेनिफर गिरलेंस सिमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नाम फिर से ध्यान रखिए, जेनिफर गिरलेंस सिमंस, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन ए है फ्रेंच गुयाना, ऑप्शन बी है गुयाना, ऑप्शन सी है सूरीनाम और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गिरलेंस सिमंस। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? आपको यह बताना है कि लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस तथ्य को याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी आयोग यहाँ बदमाशी कर जाता है और वह पहले स्थान न पूछ करके दूसरा स्थान पूछ लेता है। तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर में दूसरा स्थान मिला है वह सूरत को मिला है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान किसका है? सूरत का है। और अगर तीसरे स्थान की बात करें कि तीसरा स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो तीसरा स्थान प्रदान किया गया है नवी मुंबई को। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, इससे आगे आयोग नहीं जाएगा, जाना नहीं चाहिए, बाकी ठीक है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 3 से 10 लाख की आबादी, ठीक है, ये तो 10 लाख के ऊपर वाले हैं, तो 3 से 10 लाख की आबादी में कौन सा शहर है जो प्रथम स्थान पे है? तो वह उत्तर प्रदेश का शहर है और उस शहर का नाम है नोएडा। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम और यहाँ से पूछी जाने, यहाँ की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा को प्रथम पुरस्कार मिला है सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और यहाँ से याद रखिएगा कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग की शुरुआत कब से हुई? इसे जरूर जानना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी कथन कारण में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी, इसे ध्यान रखेंगे। एक बात और याद रखिए, आजकल आयोग यह जरूर पूछ लेता है कि इसका मंत्रालय कौन है, जिसने इस योजना को शुरू किया है उसके मंत्रालय के बारे में। पिछली कई परीक्षाओं को देखेंगे तो अक्सर मंत्रालय के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वह है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, इतनी चीजें आप इसमें याद रखेंगे तो संभावना है कि यहाँ से आने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। और इसे स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अभिषेक चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ द पावर, ये किस पर आधारित है? देखिए लिखा किसने है? अभिषेक चौधरी ने लिखा है। तो लेखक का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पुस्तक का नाम देके लेखक का नाम पूछ सकता है। तो बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ द पावर किस पर आधारित है? ऑप्शन देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी,
और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला वन्य जीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है? आपको बताना है कि भारत का पहला वन्य जीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भारत का पहला वन्य जीव गलियारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आज का हमारा जो छठवां प्रश्न है वह है, हाल ही में आईएनएस उदयगिरी को भारत के किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है P-17A, ऑप्शन बी है P-75, ऑप्शन सी है P-18A और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है आईएनएस उदयगिरी को भारत के किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P-17A के तहत बनाया गया है। और आप जानते हैं कि P-78 के तहत भारतीय नौसेना ने कुल 7 जहाजों के निर्माण का जो है फैसला किया है। और ये जो जहाज बनाए जाएंगे, यह ज्यादातर जहाजों में स्वदेशी जो पार्ट्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इस तरह से जो यह प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत बनाए गए अभी तक 3 जहाज जो है वह कमीशन किए जा चुके हैं। जैसे एक आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस नीलगिरी को कमीशन किया जा चुका है, आईएनएस उदयगिरी को कमीशन किया जा चुका है, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी, उदयगिरी को कमीशन किया जा चुका है और आईएनएस हिमगिरी को भी कमीशन किया जा चुका है। ठीक है, तो 3 जहाजों का निर्माण हो गया है। अब बचे 4 जहाज, उनका निर्माण हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो निर्माण है इन 7 जहाजों का, इसमें से 4 जहाज जो है वह बनाएगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, या इसे कहते हैं एमडीएल, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है ना, और यह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कभी कभी परीक्षाओं में मिलाने को पूछ लेता है। और 3 जो जहाज है उसका निर्माण किया जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी इसे कहते हैं GRSE। और यह कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। यह कितने जहाज बनाएगा? 3 जहाज बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर प्रोजेक्ट 17A की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A की जो शुरुआत हुई थी वह जून 2009 में इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन इसका जो वास्तविक इसमें जो इसके कार्यों में जो गति आई, वह वर्ष 2019 से इसके कार्यों में तेजी आई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और पहला जहाज जो लॉन्च किया गया वह आईएनएस नीलगिरी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी जहाजों का निर्माण किया जा रहा है इसके तहत। अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन देख लीजिए, असम के मोइदम, ऑप्शन बी है मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा सैन्य परिदृश्य। देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों को जो है इसमें शामिल किया गया है 44वें विश्व धरोहर में। और इसमें चूंकि 12 किलों को एक साथ शामिल किया गया है तो उन्हें एक ही गिना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, इन 12 किलों में से जो 11 किले हैं ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, 11 किले कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और एक किला जो है वह है तमिलनाडु में। जब भी पूछा जाएगा तो वही एक किले के बारे में पूछा जाएगा कि कौन महाराष्ट्र में नहीं है। तो पहले महाराष्ट्र के जो 11 किले हैं, सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। लेकिन एक किला जो तमिलनाडु में स्थित है उसका नाम है जिंजी किला। तो जिंजी किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु का किला है। ये सारे किले मराठों के हैं। ठीक है, यह भी किला मराठों का है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा तो जिंजी किला से पूछा जाएगा, बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी है रियो डी जनेरियो ब्राजील और ऑप्शन डी है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। बताइए इसका सही आंसर क्या? अब देखिए, इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया और इसका आयोजन 6-7 जुलाई 2025 को किया गया था। यह जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है और यही तिथि जरूर पूछी जा सकती है। अब एक प्रश्न देखिए यहाँ से और बनता है कि वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 10 हो गई है और लेटेस्ट 10वें सदस्य के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 10वां सदस्य है इंडोनेशिया।
ठीक है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य है। देखिए निमंत्रण तो सऊदी अरब को भी दिया गया था, लेकिन सऊदी अरब ने अभी ना हाँ न ना की स्थिति बनाई हुई है, तो उसने अभी सदस्यता स्वीकार नहीं की है। तो वर्तमान में कुल 10 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सबसे पुराने हैं। इसके बाद 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जुड़ते हैं, और 2025 की जनवरी में इंडोनेशिया 10वें सदस्य के रूप में जुड़ता है। सऊदी अरब की बात मैंने आपको बता दी कि सऊदी अरब ने अभी तक सदस्यता स्वीकार नहीं की है, तो केवल 10 सदस्य हैं, याद रखेंगे। 11वां प्रश्न पूछ लेते हैं। फिडे महिला विश्व कप, सॉरी 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी है आर वैशाली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वह बनी है दिव्या देशमुख, और इन्होंने कोनेरू हम्पू को हरा करके यह खिताब जीता है, और यह खिताब जीतने वाली यह पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने यह खिताब जीता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फिडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन स्थल कहाँ है। तो इसका आयोजन स्थल है गोवा में, ठीक है। फिडे महिला विश्व कप का जो आयोजन स्थल है वह कहाँ है? गोवा में है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल किस हवाई अड्डे से लॉन्च की गई है? वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल, यह किस हवाई अड्डे से इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन बी है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, और ऑप्शन डी है तूतीकोरिन हवाई अड्डा तमिलनाडु। तो वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट की पहल जो है यह तूतीकोरिन हवाई अड्डा तमिलनाडु से इसे शुरू किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया है? आपको बताना है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है बीरबल सिंह, ऑप्शन बी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी है धनराज पिल्ले और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, अभी हाल ही में मनाया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को मनाया गया, यह वर्ष 2012 से मनाने की शुरुआत हुई थी। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर यह रैपिड फायर न होता तो मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से बताता, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, आपको यह बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है तीसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कि भारत ने कुल मतलब तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इसे ध्यान रखेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 12वां प्रश्न है, 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सी है? 19वीं है विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की बात की जा रही है, और पूछा गया है कि भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। आपके सामने ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इसे ध्यान रखेंगे, 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि यह जो चैंपियनशिप हुई इसका आयोजन कहाँ किया गया? पहली चीज तो इसका आयोजन स्थल है कनाडा। कनाडा में एक शहर है जिसे विनिपेग के नाम से जानते हैं, विनिपेग शहर है, ठीक है। विनिपेग झील भी है कनाडा में, तो कनाडा का विनिपेग शहर है जहां विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है। अगर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? भारत ने। तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि पहला स्थान आखिर किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। तो युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्थान दक्षिण कोरिया का है, दूसरा भारत का है, तीसरे स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त किया है, इसे ध्यान रखेंगे। दक्षिण कोरिया ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण, 6 अब देखिए 7 जो है गोल्ड जीते हैं और 6 जो है सिल्वर जीते हैं और 4 जो है ब्रांज जीते हैं, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं और 8 में 4 गोल्ड है और उसके साथ साथ 2 सिल्वर है और उसके बाद 2 ब्रॉन्ज है।
यूएसए की बात करें तो यूएसए ने कुल जो है 6 पदक जीता है। 6 पदकों में 4 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और इसके पास ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भारत दूसरे स्थान पे है। याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत। 13वां प्रश्न देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। आपको बताना है कि 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। देखिए, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कृति सेनन, विद्या बालन, कटरीना कैफ और रानी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रानी मुखर्जी ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। और रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो शाहरुख खान को उनके फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि 12th फेल किसके जीवन पर आधारित है, तो यह नाम भी याद रखिएगा कि आईपीएस है मनोज शर्मा, उनके जीवन पर आधारित है। इसे भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का जो पुरस्कार मिला है वह सुदीप्तो सेन को मिला है और द केरला स्टोरी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। 14वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक आपको बतानी है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक ऑप्शन ए है 42वीं, ऑप्शन बी है 38वीं, ऑप्शन सी है 37वीं और ऑप्शन डी है 43वीं। तो बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह कितनी है? वह 38वीं रैंक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रैंक की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड ने पाया है और दूसरा स्थान स्वीडन का है। तीसरे स्थान की भी चर्चा कर लेते हैं, यूएसए को मिला है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे यूएसए और 38वें पे अपना देश भारत स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अलास्का में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? देखिए कहाँ हुआ है? अलास्का में आयोजित हुआ है और इस अभ्यास का नाम है युद्धाभ्यास 2025। आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच इसका आयोजन किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है कुवैत। बताइए इसका सही आंसर कौन? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह प्रश्न भी पूछ लेता है कि इसका आयोजन कब किया गया, तो 1 से लेकर के 14 सितंबर 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। और कभी कभी यह भी पूछ लेता है यह कौन सा संस्करण था, तो यह युद्धाभ्यास 2025 का 21वां संस्करण था। चौथा था 21वां संस्करण था, जिसका आयोजन अलास्का के फोर्ट वेनराइट में किया गया। इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है वह भारत को दी गई है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसके पहले भारत में केवल एक बार यह आयोजन हुआ है और वह 2009 में हुआ था। कहां? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन इस बार फिर से भारत को यह आयोजन मिला है और इसका जो आयोजन है इस बार नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2026 में। और अगर 2026 की बात करें तो अगस्त 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि भारत ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो अभी तक भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 15 पदक जीते हैं और इन 15 पदकों में से अकेले 5 पदक जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने अकेले 5 पदक जीता है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि भारत का पहला जो गिद्ध संरक्षण पोर्टल है वह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम में लॉन्च किया गया है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। 19वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत अपना पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन किस देश में स्थापित करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत अपना पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन किस देश में स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है फिलीपींस। आपको बताना है इसका सही आंसर। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस। हाल ही में वर्ष 2025 की बात करें, सितंबर 2025 में भारत और मॉरिशस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और वह समझौता था कि भारत जो है मॉरिशस के
पास स्थित जो चागोस द्वीप समूह है, चागोस द्वीप समूह, उसी चागोस द्वीप समूह के पास एक जगह है जिसे कहते हैं डियागो गार्सिया। क्या है? डियागो गार्सिया। तो भारत जो है डियागो गार्सिया में अपना पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करेगा। बस इतना ही याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये नोट है। नोट, हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस के पास चागोस द्वीप समूह के समीप डियागो गार्सिया में भारत स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है, भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? ऑप्शन ए है 12th फेल, ऑप्शन बी है होम बाउंड, ऑप्शन सी है बॉर्डर 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम बाउंड। और इसके बारे में मैंने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। होम बाउंड पिक्चर जो है, फिल्म जो है, उसके निर्देशक हैं नीरज घेवान और यह कोरोना काल में दो दोस्तों की एक कहानी है, उसे ध्यान रखिएगा। ये दोनों दोस्त बस्ती जिले के लालगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने इस समय जो है तालिबान सरकार है अफगानिस्तान में, और उसको चूंकि उसने युद्ध के द्वारा यह सत्ता हासिल की है, तो बहुत से देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। आपको यही बता देना है कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान की सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। आपके सामने ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सबसे पहले मान्यता दी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 22वें प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए है त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन बी है सूरीनाम, ऑप्शन सी है टोंगा और ऑप्शन डी है बहरीन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपना कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया? तो देखिए, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अभी तक दुनिया भर के कितने देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है? तो देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। इस तथ्य को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोदी सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान पाने वाले भारतीय नेता बन गए हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23वें प्रश्न की बात करते हैं, लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, याद रखेंगे। 24वें प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी। ये 4 देश हैं। तो किससे लिए हैं? तो आप जानते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना ने अमेरिका से लिए हैं, यह भी याद रखेंगे। 25वें प्रश्न की बात करते हैं, जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 2025 जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन बी है मानुषी चिल्लर, ऑप्शन सी है हरनाथ संधू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनिका विश्वकर्मा। 2 बातें याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। कौन सा आयोजन है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। अब विजेता का नाम याद रखिए, मनिका विश्वकर्मा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 25 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अभी तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके इन तथ्यों की पीडीएफ IGT डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैराबी सैरांग रेल सुरंग और रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी आपको यह बता देना है कि बैराबी सैरांग रेल सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दूसरी बात, यह कहाँ स्थित है? तो आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है आइजोल, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है ईटानगर और ऑप्शन डी है इम्फाल। तो बताइए, बैराबी सुरंग जो
बैराबी सुरंग और रेल लाइन का जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आइजोल में। ठीक है, याद रखेंगे। और आइजोल कहाँ है? तो यह मिजोरम की राजधानी है आइजोल, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया? भारत का दूसरा है, सबसे लंबा है, केबल स्टेट ब्रिज है, किस राज्य में बनाया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने। आपको राज्य बताना है कहाँ इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है ना। और कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया गया है। और नोट देख लीजिए, कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में सरावती सरावती नदी है, बैक वाटर पर बनाया गया है, जिसका नाम सिंगदूर ब्रिज है। ध्यान रखेंगे, सिंगदूर ब्रिज या इसे सरावती ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि अगर यह दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज है, तो पहला सबसे लंबा कौन सा ब्रिज है, केबल स्टैंड ब्रिज? तो देखिए, भारत का पहला सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज की अगर बात करेंगे तो उसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? उसका नाम है सुदर्शन सेतु। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और गुजरात में के देवभूमि द्वारका जिले में ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? देखिए, गुजरात के देवभूमि में द्वारका जिले जिसे कहते हैं, द्वारका जिले में स्थित है यह। और यहाँ ओखा मुख्य भूमि को यह जोड़ता है बेट द्वारिका से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यह भी सोच रहे होंगे आखिर इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर की है। ठीक है, अब हमने बताया कि पहला तो भारत का सबसे पहला केबल स्टैंड ब्रिज कौन सा है? तो वह सुदर्शन सेतु है, गुजरात में है। दूसरा जो है यह सबसे लंबा हमने बताया, और इसका नाम हमने सिंगदूर ब्रिज या सरावती ब्रिज बताया, और यह कर्नाटक में स्थित है। तो इसकी लंबाई भी जान लीजिए, इसकी लंबाई है मात्र 2.44 किलोमीटर। 2.44 किलोमीटर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, 28वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश भर में कितने जिलों का चयन किया जाएगा? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में आपको बताना है, और यह बताना है कि यह देश भर के कितने जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 100। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 100 जिलों का चयन किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। अब देखिए, इस योजना के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए, आगामी सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अगर 60 में पूछेगा तो वह लिख देगा PM DDKY। DDKY इसे जान लीजिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, या इसका शुभारंभ की बात करें कि इसका शुभारंभ किसने किया है, तो शुभारंभ किया है PM मोदी ने। और कब किया है? तो इसे किया है शुभारंभ अक्टूबर 2025 में। ठीक है, अक्टूबर 2025 में इसे शुरू किया गया है। अब ध्यान दीजिए, यह जो योजना है यह वास्तव में 5 वर्षों के लिए चलाई गई है, और 2025-26 से इसकी शुरुआत की गई है। 2030-31 तक इस योजना को चलाया जाएगा। पहली बात इसे याद रखिएगा। अब इसमें सबसे खास बात क्या की गई है, इसमें कृषि के पिछड़े वाले जो जिले हैं, जहां सबसे कम कृषि हो पाती है या कृषि उत्पादन न के बराबर होता है, तो ऐसे 100 कृषि जिलों का चयन किया गया है जो कम उत्पादकता वाले हैं, और उनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसल विविधीकरण के लिए और आजीविका सुधार के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इसमें 100 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कृषि उत्पादकता में सुधार। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इसमें कृषि उत्पादकता में सुधार। अब जब कृषि उत्पादकता में सुधार हो जाएगा तो अपने आप आजीविका सुधार हो जाएगा, लेकिन इसके कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि विविधीकरण भी होना चाहिए, मतलब फसलों का विविधीकरण होना चाहिए, और इसमें जो भी और चीजें लग सकती हैं, यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। तमाम चीजों के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें कुल 11 मंत्रालयों की, ध्यान रखिएगा, 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एक साथ समेकित कर दिया गया है। ठीक है, 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एक साथ समेकित कर दिया गया है। यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समेकित कर दिया गया है 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के। इसके लिए जो बजट का आवंटन किया गया है
कुल 24,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं और 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष के लिए नहीं है, प्रति वर्ष के लिए है। इन रुपयों में जो 40% है वह सब्सिडी पे खर्च किया जाएगा। किस पे खर्च किया जाएगा? सब्सिडी पे। 30% जो है वह बुनियादी ढांचा या जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। तीसरा जो सेक्टर है, 20% इसमें ऋण दिया जाएगा किसानों को, उनके यंत्रों के लिए, उनके बीज के लिए, खाद के लिए और चीजों के लिए। और उसके बाद जो बढ़ता है 10% का हिस्सा इसका, वह 10% किसानों की ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाएगा। ये है पूरा ब्यौरा। 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। ऐसे पिछड़े जिले जहां कृषि उत्पादकता न के बराबर है या बहुत कम है, उनके विकास के लिए इसे शुरू किया गया है। और एक चीज और मजे की बात याद रखिए, आपने सुना होगा एक होता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, पूरे देश में चलाया गया था। जो देश में जो पिछड़े हुए जिले थे उनके लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वह वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें कुल 27 राज्यों के 112 ऐसे जिलों को शामिल किया गया था जो बहुत पिछड़े थे। बाद में सरकार ने टारगेट करके ऐसे जिलों को अगड़ा बनाने का प्रयास किया और यह जो प्रयास रहा वो बहुत सफल रहा। ठीक है, अब उसी आधार पे सरकार ने ये टारगेट कर लिया है कि अगर एक एक सेक्टर में कोई जिले पिछड़े हैं और ऐसे जिलों की संख्या सीमित है पूरे देश में, तो ऐसे जिलों के लिए स्पेशली योजनाएं बना के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसी आधार पर उसने सरकार ने कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों का चयन किया है और उसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में भी जानिएगा। इसे 2018 में शुरू किया गया था। 27 राज्यों के 112 जिले शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं यह सर्च करने का काम आपका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? कौन सा सैन्य अभ्यास है? इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र और भारत और किस देश के बीच इसे आयोजित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है मॉरिशस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 2025 का, यह भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, यह 14वां संस्करण है यह इस युद्धाभ्यास का और इस बार इसका जो आयोजन है वह जोधपुर राजस्थान में किया गया था। तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। 30वां प्रश्न है, घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है राजस्थान। बताइए, घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। और आप जानते हैं कि जो घाना है वह एक अफ्रीकी देश है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है, एशिया कप 2025 फाइनल में इंडिया ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? कौन सा कप है? एशिया कप 2025 की बात है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। 32वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर है, आपको बताना है कि इसे उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है नोएडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गाजियाबाद। और गाजियाबाद में एक स्थान है साहिबाबाद, तो साहिबाबाद में इसे स्थापित किया जा रहा है जो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर है और यह उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में स्थापित किया जा रहा है। बड़ी बात है और हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, हाल ही में यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? देखिए, मैंने इसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी कराया है। ऑप्शन ए है रोमानिया, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है बुल्गारिया और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बन गया है। 1 जनवरी 2026 से उसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। इसे याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा सकता है इसको, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। 34वें प्रश्न की बात करते
करते हैं, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन सी है रंजन गोगोई और ऑप्शन डी है संजीव खन्ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक। ठीक है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखिएगा 50वें। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। 35वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है मनु भाकर, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो बताइए हाल ही में किसे आईओसी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? तो आईबीसीए में शामिल होने वाले देश की बात करते हैं। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल जो है आधिकारिक तौर पर आईबीसीए में शामिल हुआ। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आईबीसीए की जो स्थापना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो स्थापना है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में मैसूर कर्नाटक में हुई थी। ध्यान रखेंगे इससे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके सदस्य देश हैं इंडिया, निकारागुआ, सोमालिया और नेपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। ध्यान रखेंगे इसी की 50वीं वर्षगांठ पर आईबीसीए की स्थापना की गई है। और आप जानते हैं कि आईबीसीए के तहत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा की बात की जाती है। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखेंगे एक तो इसमें शामिल है टाइगर, उसके साथ लायन भी है। ठीक है, तो टाइगर हो गया, लायन हो गया और इसके साथ लेपर्ड भी है। लेपर्ड है और लेपर्ड के साथ स्नो लेपर्ड भी है। ठीक है, तो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और इसके साथ है चीता, चीता के बाद है जगुआर, जगुआर और जगुआर के बाद है प्यूमा। तो इस तरह से ये 7 जानवर हैं, 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनके संरक्षण के लिए आईबीसीए का गठन किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो 37वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? किसके तहत? जीएसटी 2.0 की घोषणा की गई है और आपको बताना है कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। बताइए सही आंसर क्या होगा। अब देखिए भारत में जो जीएसटी 2.0 के तहत जो सुधार किया गया था, उसके तहत टैक्स स्लैब जो तय किए गए हैं, केवल 2 टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। और वह कौन कौन से हैं? एक तो है 5% और दूसरा है 18%। ठीक है, और जो लग्जरी गुड्स के लिए जो 40% है वह पहले से बना हुआ है, उसे ध्यान रखेंगे। अब जीएसटी के संबंध में 2 बातें और आप याद रखिएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई, कब से भारत में जीएसटी को लागू किया गया, तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि से यह लागू किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा इसे लागू किया गया है। संवैधानिक संशोधन को आपको बताना होता है, तो वह 101वां संवैधानिक संशोधन है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है। देखिए भारत ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इस पोर्टल का संबंध किससे है? कौन से पोर्टल की बात है? ज्ञान भारतम पोर्टल, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। ऑप्शन देख लीजिए सही क्या है। पांडुलिपियों का संरक्षण, सरकारी स्कूलों में डिजिटली पढ़ाई, ऑप्शन सी है 6 से 14 साल के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडुलिपियों का संरक्षण। ज्ञान भारतम पोर्टल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और उसका संबंध है पांडुलिपियों के संरक्षण से, इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस पोर्टल के द्वारा पांडुलिपियों का जो डिजिटली संस्करण है, उसे डिजिटली संस्करण उसका संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 39 क्वेश्चन है। टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? देखिए टोक्यो में आयोजित हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसकी फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। ठीक है, सही है, यूएसए है।
पहला देखिए यूएसए ने 26 पदक जीता है, कुल 16 गोल्ड मेडल। दूसरा स्थान पे है केन्या और तीसरे स्थान पे है कनाडा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? यूएसए होगा। देखिए याद रखिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जापान के टोक्यो शहर में किया गया है, ध्यान रखेंगे। और शीर्ष देश है यूएसए। ठीक है, देखिए शीर्ष ना भी पूछे तो दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, केन्या और कनाडा भी याद रखेंगे। 40वें प्रश्न को देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अगस्त से 7 सितंबर, ऑप्शन बी है 1 सितंबर से 7 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 1 जून से 7 जून। तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 41 है, ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया था? आपको बताना है ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर होगा, जहां ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। अब देखिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, और आप जानते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम में, और कब आतंकी हमला हुआ था? तो यह हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और इसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। तो इसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। इसके तहत आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के पहले क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को मध्य प्रदेश के किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को मध्य प्रदेश के किस शहर में लॉन्च किया गया। मतलब आपका जो घर का एड्रेस है वह क्यूआर कोड में है, कोई भी उसे स्कैन करेगा तो आपका एड्रेस आ जाएगा। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर में भारत के पहले क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया गया है, और इंदौर शहर का एक नगर है सुदामा नगर, वार्ड संख्या 82 में इसे लॉन्च किया गया है। इस तथ्य को याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया? ये देखिए अमित शाह है, अमित शाह ने कहां पर किया है? तो ऑप्शन ए है निजामाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और ध्यान रखिएगा निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। निजामाबाद जो है भारत में एक बड़ा हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, हल्दी उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दानस टाइफून ने जिस देश को प्रभावित किया वह कौन सा देश है? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। इसका सही आंसर क्या होगा? दानस तूफान कहाँ आया था, आपको यह बताना है। तो देखिए दानस तूफान आया था ताइवान में। ठीक है, ताइवान में आया था, और दानस तूफान वास्तव में ताइवान और चीन को प्रभावित किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको यह बताना है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। आगरा जिले में एक गांव है जिसे सिंगना गांव कहते हैं, और इसी नाम से प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा चुका है आरओ की परीक्षा में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, दोबारा यह पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, यूएनएफपीए ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपको बताना है यूएनएफपीए के द्वारा अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर लैंगिक समानता के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है यामी गौतम, ऑप्शन बी है कृति सेनन, ऑप्शन सी है रानी मुखर्जी और ऑप्शन डी है जया बच्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृति सेनन को यूएनएफपीए ने लैंगिक समानता के लिए अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार किया गया है विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन 2025 का कहाँ किया गया है? आपको यह बताना है। आपके सामने ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोच्चि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोच्चि में भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन नारनपुरा अहमदाबाद में किया गया। इस खेल परिसर का नाम आपको बताना है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है
कहाँ? नारनपुरा अहमदाबाद में। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इतना तथ्य याद रखिएगा। अब आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। 50वां प्रश्न है। 49 नंबर होना चाहिए, लेकिन चलिए 50वां प्रश्न है। राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे यह कोई पूछ ले कि हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन राजगीर में किया गया। राजगीर कहाँ स्थित है? तो भारत के बिहार राज्य में स्थित है राजगीर, इसे ध्यान रखेंगे। अब आपको बताना है कि भारत ने किस देश को हरा करके यह खिताब जीता। तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा करके हॉकी एशिया कप 2025 जीता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न पढ़ लिए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने कहा कि आप हमारे चैनल के ध्वजवाहक हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करने का प्रयास भी करिएगा। चलिए अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए 51वां क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जाएगी? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है असम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम। असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा और असम के नुमालीगढ़ में इसे निर्मित किया जाएगा। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं 52वें प्रश्न पे। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी है बारबोरा क्रेजिकोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीता है जैनिक सिनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर यह पूछ ले कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इगा स्वीटेक या स्वीटेक ने जीता है, जो पोलैंड की खिलाड़ी है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? किसके द्वारा? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है सातवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत का स्थान है वह है तीसरा स्थान। ठीक है ना? पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चाइना है। भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 64 है, इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखेंगे, पहले खेलो इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसका आयोजन आपको बताना है कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। और नोट है, ये नोट है डल झील श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के। कब से कब के बीच में? तो 21 से 23 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे, पहला खेलो इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जिसका आयोजन डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच किया गया है। बस इतना याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। 55वां प्रश्न है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? ध्यान रखेंगे, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप है ये, और यह किसने जीता है? पहली बार इस ई स्पोर्ट्स विश्व कप की शुरुआत हुई है। ऑप्शन है विल्हेल्म स्टाइनिट्ज, ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी है विश्वनाथन आनंद और ऑप्शन डी है डी गुकेश। इसका सही आंसर क्या होगा? किसने जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ध्यान रखेंगे, यह पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप है जिसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ध्यान रखिएगा, किसके लिए? वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की गई है। ऑप्शन ए है मोहनलाल, ऑप्शन बी है रजनीकांत, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी है माधुरी दीक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनलाल को दिया गया है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, मलयालम सिनेमा के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विक्रम, ऑप्शन बी है विक्रांत, ऑप्शन सी है विद्या और ऑप्शन डी है अरिहंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम। ठीक है, तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है विक्रम, इसे याद रखिए।
देखिए जो विक्रम है माइक्रो प्रोसेसर चिप, यह 32 बिट का है, ठीक है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है और इसे जो नाम दिया गया है विक्रम 3201 नाम दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका जो निर्माण किया गया है वो इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से किया है और सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन जो हुआ था 2025 में वही इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है विक्रम, ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिसाइल को रेल से छोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है अग्नि प्राइम, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है पृथ्वी प्राइम, ऑप्शन डी है ध्रुव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मोबाइल किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? जल्दी से बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल भारत की ऐसी मिसाइल है जिसे रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आप जानते हैं कि भारत में अग्नि श्रृंखला की नई पीढ़ी की मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और मध्यम दूरी की मिसाइल है, अग्नि श्रृंखला की है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि इसका जो विकास किया है वह डीआरडीओ ने किया है, डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। यह मिसाइल परमाणु या पारंपरिक वारहेड ले जाकर दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर सटीक प्रहार करने के लिए बनाई गई है। ध्यान रखिएगा इसकी जो एक तो ध्यान रखें मध्यम दूरी की मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है, ठीक है ना। तो इसकी जो मारक क्षमता है वह 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सड़क से भी किसी वाहन से लॉन्च किया जा सकता है और रेल से भी कहीं से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब ये हल्की है और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसे गुप्त रूप से कहीं भी भारत में स्थापित किया जा सकता है और वहां से अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद किया जा सकता है, तो इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत ने दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो लॉन्च की है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है आदिवासी डिजी, ऑप्शन सी है आदि ज्ञान और ऑप्शन डी है आदि बोध। तो बताइए कौन सा सही आंसर है? तो देखिए इसका सही आंसर है आदि संस्कृति। देखिए ये इसमें संस्कृति लिखा है, इसको आदि संस्कृति कहते हैं, ठीक है ना। आदि संस्कृति मतलब आदिवासी संस्कृति। यह भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाणी ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? आपको बताना है भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाणी ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है अल्फा, ऑप्शन बी है बीटा, ऑप्शन सी है गामा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बीटा संस्करण इसे लॉन्च किया गया है आदिवाणी ऐप का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आदिवाणी जो ऐप है ना, यह 4 भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकता है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? संथाली, भीली, मुंडरी और गोंडरी। गोंड से गोंडरी है, तो ये 4 भाषाएं हैं, 4 जनजातीय भाषाएं हैं जिन्हें यह ट्रांसलेट कर सकता है। यानी आदिवाणी ऐप का जो निर्माण किया गया है वो किसके लिए? जनजातीय भाषाओं के अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए उसे तैयार किया गया है। तो उसका बीटा संस्करण अभी लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे आदिवाणी ऐप संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडरी ये 4 जनजातीय भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है, उसे ट्रांसलेट कर सकता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको बताना है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है पुणे। तो 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह किया गया है ऑप्शन ए नई दिल्ली में, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है वह 2-3 सितंबर 2025 को किया गया है, नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व के पहले कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री की नियुक्ति किस देश ने की है? आपको यह बताना है। विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री की नियुक्ति की गई है, ठीक है। यह मशीन है एक, और आपको बताना है किस देश ने इसकी नियुक्ति की है। तो ऑप्शन है अल्बानिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी पोलैंड और ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए एआई मंत्री या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री की जो नियुक्ति किया गया है वह अल्बानिया ने किया है, ए ऑप्शन सही है। और इस मंत्री का बाकायदे नामकरण किया गया है जिसका नाम है डिएला, ठीक है। तो डिएला जो है
एआई मंत्री है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री है अल्बानिया का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन है, 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी है जैनिक सिनर, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है, ध्यान रखेंगे। और यह स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जैनिक सिनर है, ये जैनिक सिनर को हराया है, इसे ध्यान रखेंगे। और महिला एकल का जो खिताब है वह एरिना सबालेंका ने जीता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये नोट है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और इन्होंने जैनिक सिनर को हराया है और इन्होंने यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका ने जीता है, इस तथ्य को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 64वां प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन सी है वेंकट रमन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? आपको बताना है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार में स्थित है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो गोकुल जलाशय है बिहार में किस जिले में स्थित है जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो देखिए गोकुल जलाशय जो है वह बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बक्सर जिले में। जबकि उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, इसे ध्यान रखेंगे। पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील स्थित है, इसे याद रखेगा। दोनों बिहार की हैं और दोनों को रामसर साइट का दर्जा हाल ही में दिया गया है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डेली करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, देख लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किसने जीता है? आपको बताना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किसने जीता है। ऑप्शन ए है एडुकेट गर्ल्स, ऑप्शन बी है हायाओ मियाजाकी, ऑप्शन सी है आर रवि कन्नन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वास्तव में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जीता है किसने? एडुकेट गर्ल्स ने जीता है, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, पहली चीज इसे याद रखेंगे। 2025 में 3 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए, जिनमें से भारत की एडुकेट गर्ल्स एक संस्था है जिसे यह पुरस्कार दिया गया, दूसरा मालदीव की शाहिना अली को यह पुरस्कार दिया गया और तीसरा फिलीपींस की फ्लाविएनो एंटोनियो को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसके बारे में और देख लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है और भारत की एक संस्था है जिसका नाम है एडुकेट गर्ल्स, इसे 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रश्न याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन किस नाम से बना रहा है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है भारती 2, ऑप्शन सी है बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है मैत्री सेकंड और ऑप्शन डी है दक्षिण गंगोत्री। तो आप बताइए भारत अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान केंद्र, इस बात को ध्यान रखेंगे, किस नाम से बना रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई रूपों में पूछा गया है, सबकी चर्चा हम कर देते हैं। एक बार में ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलेगा। भारत अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन बना रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे और इस स्टेशन का नाम है मैत्री द्वितीय। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत ने बाकी 3 जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाए उनका क्या नाम था। तो भारत ने जो अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया था उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री पहला अनुसंधान स्टेशन था अंटार्कटिका में भारत द्वारा, तो इसे ध्यान रखेंगे। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा अनुसंधान स्टेशन जो था उसका नाम था मैत्री। ठीक है, और तीसरा अनुसंधान स्टेशन जो था उसका नाम था भारती। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित अनुसंधान स्टेशनों में से कौन से सक्रिय अवस्था में है? तो देखिए दक्षिणी गंगोत्री जो है यह समाप्त हो गया है, यह सक्रिय अवस्था में नहीं है, यही ऑप्शन गलत था। बाकी मैत्री और भारती ये दोनों सक्रिय अवस्था में है। अब क्या है, अब इसके जगह पे
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, दक्षिणी गंगोत्री की जो स्थापना की गई थी वह 1983 में की गई थी। मैत्री की जो स्थापना की गई थी वह 1989 में की गई थी। और भारती की जो स्थापना की गई थी वह 2012 में की गई थी। तो दक्षिणी गंगोत्री समाप्त हो गया है, मैत्री और भारती अभी चल रहा है। अब भारत एक और अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने वाला है, जो अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित चौथा अनुसंधान स्टेशन होगा, और उसका नाम रखा गया है मैत्री द्वितीय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 3 अब सक्रिय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में भारत द्वारा हो जाएंगे। तो इसे याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यहां से प्रश्न आता रहता है। अगला देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये अपने तरह का एक नया प्रश्न है, इसे जरूर नोट करिएगा। प्रश्न ध्यान से सुनिए, ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है नामीबिया, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है इथोपिया। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, मालदीव। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव। अब देखिए ट्रिपल एलिमिनेशन किसे कहते हैं? तो WHO द्वारा पब्लिक हेल्थ में दी जाने वाली बड़ी उपलब्धि है ट्रिपल एलिमिनेशन। देखिए जिस देश में 2 साल तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी से कोई भी मौत नहीं होती है, ऐसे देश को ट्रिपल एलिमिनेशन का दर्जा दिया जाता है। तो WHO द्वारा यह दर्जा प्रदान किया जाता है। मतलब 3 चीजें ध्यान रखेंगे, HIV से कोई मौत न हो, सिफिलिस से कोई मौत न हो और हेपेटाइटिस बी से कोई मौत न हो। तो अगर 3 चीजों से कोई मौत नहीं होती है 2 साल तक, तो ऐसे देश को ट्रिपल एलिमिनेशन देश का दर्जा WHO द्वारा दिया जाता है, और इस बार मालदीव को यह दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ऑप्शन ए है सैरी सिंह, ऑप्शन बी है विक्टोरिया कजीर, ऑप्शन सी है रिया सिन्हा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान रखेंगे, मनीला में इसका आयोजन किया गया है, और ध्यान रखेंगे ये मिस यूनिवर्स ना पढ़िए, ये मिसेज यूनिवर्स है। ठीक है, तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वह जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है उनका नाम है सैरी सिंह। ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, माही बांसवाड़ा, देखिए बांसवाड़ा है, माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रखी है? तो आप जानते हैं बांसवाड़ा कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा राजस्थान में है। तो सीधे मारिए, सी ऑप्शन सही है, बांसवाड़ा और माही परमाणु परियोजना की जो आधारशिला है वह प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान राज्य में रखी है, याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपास क्रांति मिशन भारत सरकार की 2025-26 के बजट में शुरू की गई एक पहल है। इस मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? ध्यान रखेंगे, 2025-26 के बजट में शुरू किया गया था, नाम इसका है कपास क्रांति मिशन, और भारत सरकार की एक पहल है। आपको बताना है इस मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, कपास क्रांति मिशन को लॉन्च किया गया है हैदराबाद से, और इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वह टोटल बजट है 600 करोड़ का, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था, यह भी तिथि याद रखिएगा, कब? अक्टूबर 2025 में। और केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने, जिन्होंने हैदराबाद में इसे लॉन्च किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे हैदराबाद में लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, 2025 का आयुषियन केंटन आर मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, आयुषियन केंटन आर मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय आपको बताना है, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर सोनाली घोष, डॉक्टर सोनाली राज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2025 का आयुषियन केंटन आर मिलर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है उनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। डेली करंट अफेयर्स में इनके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आप उसे देख सकते हैं। अगला देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? ध्यान रखेंगे, भारत की पहली चीता सफारी है और कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। तो आपको बता देना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब देखिए आपसे एक प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो उसका नाम हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है रानी मुखर्जी, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी कृति सेनन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अहमदाबाद में। ठीक है ना, अब यहाँ आपको बताना है
है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया है, वह दिया गया है आलिया भट्ट को। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। और आलिया भट्ट की जो फिल्म है, देखिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है उनकी फिल्म जिगरा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया है उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को उनकी फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो लापता लेडीज को दिया गया है, जिसकी निर्देशक है किरण राव, यानी आमिर खान की भूतपूर्व पत्नी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करें तो यह भी किरण राव को दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 75 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वीडियो कैसी लग रही है, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका अनुभव ही हमारा ईंधन है, आपका कमेंट ही हमारी ऊर्जा है। तो जरूर बताएं अपने अनुभव और हमारे साथ बने रहिए। बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? वह है केरल राज्य। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए ये राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक जो है यह एक निजी सदस्य विधेयक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं और आपकी ड्यूटी 10 से 5 बजे है और उसके बाद आप आ जाएंगे अपने घर। अब कंपनी से कोई फोन आता है, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो अगर आपके काम के संबंध में कोई फोन आता है तो आप चाहें तो उस फोन को नहीं उठा सकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, यह आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं करना है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला जो पहला राज्य बना है केरल बना है, इसे ध्यान रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? किसमें? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। ऑप्शन ए है 126वीं, ऑप्शन बी है 128वीं, ऑप्शन सी है 141वां, ऑप्शन डी है 129वीं। तो देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह 128वां स्थान है। शीर्ष देश है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ध्यान रखेंगे भारत को मोस्टली अनफ्री श्रेणी में रखा गया है, जिसमें उसे 53 का स्कोर मिला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 53 पॉइंट का स्कोर दिया गया है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 21 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी 21 सितंबर। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है। किरण देसाई की हालिया किस पुस्तक को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो किरण देसाई की पुस्तक है और आपको बताना है कि 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए इनकी कौन सी बुक है जिसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऑप्शन ए है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी, ऑप्शन बी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑप्शन सी है आर्बिटर और ऑप्शन डी है प्रोफेट सॉन्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पे है? आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है 105वां, ऑप्शन बी है 102वां, ऑप्शन सी है 99वां, ऑप्शन डी है 58। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 102वें स्थान पे है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 टीम सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? आपको बताना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 टीम सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन ए है विम वान डेन हेवर, ऑप्शन बी है एंड्रिया डोमिनिजी, ऑप्शन सी है सेन ग्रॉस और ऑप्शन डी है फिलिप हेगर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विम वांडर हीवर। विम वांडेन हीवर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का टीम सीरीज का पुरस्कार जीता है। ध्यान रखेंगे। खास बात यह है कि यह जो पुरस्कार है ये घोस्ट टाउन विजिटर तस्वीर के लिए दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। तस्वीर का नाम याद रखिएगा घोस्ट टाउन विजिटर। ठीक है, अगला देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है? तो देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। आपको बताना है कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कुल 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। पहले बंदरगाह है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, दूसरा है पारादीप उड़ीसा और तीसरा है बीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। ठीक है, तो इन्हें तीनों को याद रखिएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है, हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस के बारे में आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र शक्ति 2025 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया है? ध्यान रखेंगे समुद्र शक्ति 2025 क्या है? यह एक नौसैनिक अभ्यास है। आपको बताना है भारत ने किस देश के साथ यह अभ्यास किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे, कॉप 30 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कॉप 30 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। और इसका ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी है बेलेम, ऑप्शन सी है ब्यूनस आयर्स और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो देखिए कॉप 30 जो सम्मेलन है इसका आयोजन ब्राजील के बेलेम शहर में किया गया है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आयोजन किया गया है वह 10 से 21 नवंबर 2025 में आयोजित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई हैं। तो भारत में रामसर साइटों की वर्तमान में जो संख्या है वह 96 हो गई है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही है। नवीनतम अगर साइटों की बात करेंगे तो सिलीसेड झील जो है यह राजस्थान में है और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इन्हीं दोनों को जोड़ के वर्तमान में कुल 96 रामसर साइट भारत में हो गई, ध्यान रखेंगे। अगर सबसे अधिक किस राज्य में है तो तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइटों की संख्या है 20 है और उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे स्थान पे है जहां 10 रामसर साइटें स्थित हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे पूछा जाएगा। वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है उसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात अहमदाबाद में किया जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? आपको बताना है कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है संघाई और ऑप्शन डी है हनोई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे, अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में किसने भाग लिया? आपको बताना है कि अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में या उस कार्यक्रम में किसने भाग लिया, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी ने, भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, इसे ध्यान रखेंगे। 90वां प्रश्न है, बेलगांव कर्नाटक में आयोजित मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? देखिए बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और गांधी जी ने कांग्रेस के एक मात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो यही बेलगांव है जो कर्नाटक में है। यहाँ पर एक मित्र शक्ति 2025 का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। आपको बताना है यहाँ भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया है इस सैन्य अभ्यास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच बेलगांव में कर्नाटक में मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, इस तथ्य को याद रखेंगे। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे, 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी कौन करेगा? देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन कब होगा तो 2026 में इसका आयोजन होने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी मेजबानी कौन करेगा तो इसकी मेजबानी भारत करने वाला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, IBCA की मेजबानी जो है कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। ठीक, अगला देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर पोसाइडन ड्रोन परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ध्यान रखेंगे दुनिया का पहला है, परमाणु से चलने वाला है, पानी के अंदर है, उसका नाम है पोसाइडन ड्रोन। यह परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रसिया ने पोसाइडन ड्रोन परीक्षण किया है, जो पानी के अंदर चलेगा और परमाणु से चलेगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, परमाणु संचालित है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत का हैदराबाद के बाद दूसरा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है। देखिए इसका मतलब है हैदराबाद को भारत का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था। अब आपको बताना है कि देश का दूसरा कौन सा शहर यह उपाधि प्राप्त किया है। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। ठीक है, भारत का हैदराबाद के बाद दूसरा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है लखनऊ को, ध्यान रखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किस देश में आए तूफान दितवाह के लिए चलाया था। ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था किसकी सहायता के लिए, और उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में एक बहुत हैवी तूफान, जबरदस्त तूफान आया था जिसका नाम था दितवाह, और उसने श्रीलंका को बहुत प्रभावित किया, तो इसकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसके द्वारा बहुत मदद हुई श्रीलंका की। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताइए, किसे लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये ऑप्शन सही है, जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपको बताना है 20वां G20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है काठमांडू और ऑप्शन डी है मियामी। तो देखिए G20 के 20वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक कितनी है। ऑप्शन ए है 10वीं, ऑप्शन बी है 13वीं, ऑप्शन सी है 23वीं, ऑप्शन डी है 36वीं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की जो रैंक है वह है 23वीं। ठीक है, 23वीं रैंक है, सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में कई बार यहां से पूछा गया है, तो 2026 का जो सूचकांक है उसके अनुसार इसे अपडेट कर लीजिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के लिस्ट में भारत की जो रैंक है वह है 23वीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता था। ध्यान रखेंगे, भारत का यह पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है, जिसे किसने जीता है यह आपको बताना है। किसको हराकर भारत ने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप नेपाल को हराकर जीता है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में किस स्थान पे है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार आपको बताना है कि भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में किस स्थान पे है। ऑप्शन ए है 10वें, ऑप्शन बी है 8वें, ऑप्शन सी है 9वें, ऑप्शन डी है 5वें। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, भारत किस स्थान पे है। तो इसका सही आंसर होगा, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वें स्थान पे है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में 9वां स्थान है। अब आपके मन में होगा कि पहला स्थान किसका है, तो रूस का है। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स में मैंने इसका बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था। दूसरा जो देश है वह है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील भी जो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में दूसरे स्थान पे आता है। पहले पे आता है रूस, दूसरे पे ब्राजील आता है, और तीसरे की बात करें, तीसरे पे कौन आता है, तीसरे पे आता है कनाडा। ठीक है, कनाडा में भी वन ठीक ठाक है, ध्यान रखेंगे। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत का जो स्थान है जंगलों के मामले में वह कितना है, फॉरेस्ट के मामले में वह 9वां है। ठीक है, याद रखेंगे। सवा प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपको बताना है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 23 मार्च, ऑप्शन बी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये रहे 100 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए कुछ और प्रश्न है उन्हें भी देख लेते हैं। 101वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। ध्यान रखेंगे यही प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 2025
2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया और नई दिल्ली में किया गया, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि इस चैंपियनशिप में भारत का जो स्थान है वह कौन सा रहा? तो देखिए, भारत का जो स्थान रहा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वह रहा 10वां स्थान रहा। डी ऑप्शन सही है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का जो स्थान रहा वो कौन सा रहा? 10वां रहा, ध्यान रखेंगे। अगला है 102वां प्रश्न है, नौसेना अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? आपको बताना है कोंकण 2025 जो एक नौसैनिक अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच इसका आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कोंकण 2025 का जो आयोजन है वह भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत और यूके के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है कोंकण 2025, इसे ध्यान रखेंगे। 103 प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कहा? दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 पदक जीते हैं, ठीक है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद किस राज्य में स्थित है? देखिए, आधिकारिक रूप से बाल विवाह से मुक्त होने वाला जो जिला बन गया है वह है बालोद। आपको बताना है कि यह जो बालोद जिला है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बालोद जिला कहाँ स्थित है? अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है वह आधिकारिक रूप से बाल विवाह से मुक्त जिला घोषित किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। तो 145वां, 155वां, 126वां, 226वां। तो इसका सही आंसर होगा क्या है? इसका सही आंसर है 155वां, ठीक है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीला सूचकांक 2025 में भारत जो है 155वें स्थान पे है, इसे ध्यान रखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्लिन। बर्लिन कहाँ स्थित है? बर्लिन स्थित है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी के बर्लिन में जो है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 2025 का, ठीक है। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि यह जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कब किया गया? तो 12 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच जो है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न है। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? केरल में किया गया, इसे ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ से पूछेगा कि महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो आयोजन है जो केरल में आयोजित किया गया उसकी तिथि क्या से क्या थी? तो 12 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन किया गया था केरल में, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप का, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 है। M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है वह रोशनी नादर मल्होत्रा, सी ऑप्शन सही है। जो M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आई है 2025 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला है। और अब ध्यान रखिएगा, यह HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, ठीक है। HCL की क्या है? यह चेयरपर्सन है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विश्व में तीसरे स्थान पे रही है, ये भारत में पहले स्थान पे है और विश्व में इन्हें तीसरा स्थान, लिख देता हूं, विश्व में तीसरे स्थान पे है ये, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 रिचेस्ट इंडियन कौन कौन से हैं? तो मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है और रोशनी नादर मल्होत्रा है, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का जो हमारा 110वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न भी यही है। 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
यानी 11वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है ढाका और ऑप्शन डी है काठमांडू। तो देखिए 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था या वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह किया गया है दुबई में। ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 110 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।